गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रैकेट क्लासेस पर। मैं सैफुद्दीन अंसारी। आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के दूसरे शासक बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में। हुमायूं कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे रिलेटेड हमारे किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं। अध्ययन करने से पहले मैं एक चीज बता दूं आपको कि इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग बाबर तथा उसकी जीवनी और प्रमुख अभियानों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, अतः आप उसको देख सकते हैं। आइए हम यहाँ पे चर्चा करते हैं हुमायूं के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे उनकी जीवनी, उनके बाद जीवनी के बाद गद्दी पर बैठने के बाद क्या उसकी प्रारंभिक समस्याएं थी तथा उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए हुमायूं ने कौन कौन से अभियान किए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था तथा उनके पिता का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और माता का नाम माहम बेगम था। हुमायूं के 4 भाई थे, जिनमें सबसे बड़ा हुमायूं, उसके बाद कमरान, अस्करी और हिंदान। हुमायूं की एक बहन थी जिनका नाम गुलबदन बेगम है, जिन्होंने अपनी पुस्तक हुमायूंनामा की रचना की। यह महत्वपूर्ण बात यह है कि हुमायूं के जो अन्य 3 भाई हैं वे इनके अपने सगे भाई नहीं हैं, बल्कि इनके दूसरे माताओं से उत्पन्न हुए हैं। जैसे कमरान तथा अस्करी का जन्म हुआ है गुलरख बेगम से और हिंदाल का जन्म हुआ दिलदार अगाची से। इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बहुविवाह किया था, यानी कि एक से अधिक शादियां किया था। हुमायूं जब गद्दी पर बैठा तो उसके पास कई प्रारंभिक समस्याएं थी। सबसे पहले कि भारत में मुगल साम्राज्य एक नई साम्राज्य थी, साथ ही साथ इसके संस्थापक बाबर ने अपनी अल्प अवस्था में, मात्र 4 वर्ष की अवस्था में सिर्फ अभियान पर ही रहा तथा ऐसा कोई कार्य न कर सका जिससे मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान कर सके, और लड़ते ही लड़ते वह इस दुनिया से चल बसा। लेकिन जब हुमायूं गद्दी पर बैठा तो उसके बैठने के साथ ही बहुत सारी समस्याएं एक साथ खड़ी हो उठी। जैसे में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि विशाल साम्राज्य, यानी कि इसके पिता के द्वारा विरासत में हुमायूं को एक विशाल साम्राज्य मिला था जो काबुल, गजनी, कंधार, बल्ख, बदखसा के साथ साथ भारत पर इतनी बड़ी विशाल साम्राज्य इसे विरासत के रूप में मिली थी। और यह एक असंगठित साम्राज्य थी जिसको चलाना और जिसको संभालना हुमायूं के लिए कठिन चुनौती था। साथ ही साथ विशाल साम्राज्य के अलावा हुमायूं की जो सबसे बड़ी चुनौती थी वह था साम्राज्य का विभाजन। बाबर की जब मृत्यु होने लगी तो बाबर अपने जीवन काल के दौरान ही हुमायूं से यह कह दिया था, मेरी बेटी, अपने भाइयों के साथ किसी भी तरह का अनुचित व्यवहार न करना। अतः अपने पिता के वचनों को याद करते हुए हुमायूं ने क्या किया कि अपने भाई अस्करी, कमरान तथा हिंदाल के बीच साम्राज्यों का बंटवारा कर दिया। किसी भी नवीन साम्राज्य, यह उसकी एक कूटनीतिक भूल थी। किसी भी नवीन साम्राज्य के सबसे मुख्य लक्ष्य होता है कि उसे प्रत्येक दृष्टिकोण से संगठित किया जाए। लेकिन हुमायूं ने किया क्या कि अपने पिता के बातों को याद करते हुए एक नवीन साम्राज्य को अपने चारों भाइयों के बीच में बांट दिया। जैसे में आपको कमरान को काबुल तथा कंधार दे दिया। याद करने का सबसे आसान है कमरान, क से कमरान, क से काबुल, क से कंधार, अर्थात कि कमरान को काबुल तथा कंधार दे दिया, अस्करी को संभल तथा हिंदार को अलवर का प्रांत दे दिया। प्रांत तो दे दिया, लेकिन आगे चलकर यही इनके लिए सिरदर्द बन गए। और सबसे बड़ा सिरदर्द बना इसका भाई कमरान, जो इन्हें बार बार कई तरह की समस्याएं देता रहा।
भाइयों के अलावा इनके और भी समस्याएं थी, जैसे में बाबर के संबंधी तथा हुमायूं के संबंधी, वह भी इनके लिए क्या थे, समस्याएं पैदा कर रहे थे। बाबर के संबंधियों में बाबर का जो बहनोई था मोहम्मद मेहदी ख्वाजा, वह भी गद्दी प्राप्ति का स्वप्न देख रहा था, और जैसे ही बाबर की मृत्यु हुई वह भी गद्दी प्राप्ति करने के लिए षड्यंत्र रचने लगा। साथ ही साथ हुमायूं का बहनोई भी था जो मोहम्मद जमान मिर्जा, वह भी गद्दी प्राप्ति चाहता था। इन सारी समस्याओं के अलावा और भी कई समस्याएं थी, जैसे हम देखेंगे कि मिर्जा लोगों का तात्पर्य है, मिर्जा लोग वे थे जो बाबर के निकटतम संबंधी थे, और वे भी बाबर की मृत्यु हो जाने के बाद मुगल साम्राज्य पर अपना अधिकार जमाने वाले थे, और इनके लिए सिरदर्द बने हुए थे। जैसे में मिर्जा लोगों में मोहम्मद जमा मिर्जा, मोहम्मद सुल्तान मिर्जा तथा मेहदी ख्वाजा, ये ऐसे शक्तिशाली मिर्जा थे जो हुमायूं के लिए समस्याएं उत्पन्न कर रहे थे। इनके अलावा महमूद लोदी भी था जो इब्राहिम लोदी का भाई था। बाबर ने महमूद लोदी को पूर्णतः नष्ट नहीं किया था, पूर्णतः उसे पतन नहीं किया था, लेकिन जैसे ही बाबर की मृत्यु हो गई महमूद लोदी पुनः अपनी शक्तियों को संगठित करने लगा और हुमायूं को चुनौती देने लगा। इसके बाद सबसे बड़ा चुनौती था बिहार का शेर खां, जिसे हम शेर शाह के नाम से भी जानते हैं। शेर खां मुगल साम्राज्य को नष्ट करने के लिए, मुगल साम्राज्य को खत्म करने के लिए काफी तत्पर रहा। वह एक चतुर और कुटिल व्यक्ति था। वह कहा करता था कि यदि मेरा भाग्य साथ दे तो मैं हिंदुस्तान से मुगलों को भगा दूंगा, अर्थात कि वह मुगल साम्राज्य को नष्ट करने के लिए, मुगल साम्राज्य को समाप्त करने के लिए प्रत्येक दृष्टिकोण से तत्पर था। और इनका सबसे महत्वपूर्ण एक और प्रतिद्वंदी व्यक्ति था, वह था गुजरात का बहादुर शाह। गुजरात का बहादुर शाह मोहम्मद लोदी का बहनोई था। साथ ही साथ वह अफगान सरदारों और अफगानों का मदद कर रहा था और मुगल साम्राज्य को नष्ट करने के लिए, मुगल साम्राज्य को समाप्त करने के लिए तत्पर था। इन सारी समस्याओं के बावजूद हुमायूं को इस प्रकार देखा जाए तो हुमायूं को जो गद्दी प्राप्त हुई वह फूलों की सेज ना होकर कांटों की सेज सिद्ध हुई, क्योंकि एक ही साथ कई सारी समस्याएं हुमायूं के सामने उठ खड़ी हुई। इसीलिए तो एक इतिहासकार ने कहा है कि नो सूनर बाबर लेफ्ट द थ्रोन ऑफ दिस वर्ल्ड फॉर एक्सटर्नल हेवन द प्रोग्रेस बिगिंस ऑफ हुमायूं, अर्थात बाबर ने जैसे ही इस दुनिया की गद्दी को छोड़कर स्वर्ग में अनंत विश्राम को प्राप्त हुआ, हुमायूं की समस्याएं उठ खड़ी हुई। अपनी प्रारंभिक समस्याओं को सुलझाने के बाद हुमायूं ने कई अभियान किए। जैसे में हुमायूं का सबसे पहला अभियान जो हुआ वह कालिंजर का अभियान था। कालिंजर का शासक रुद्र प्रताप था। कालिंजर जो हमारा जगह है वह बुंदेलखंड के क्षेत्र में था तथा यह सामरिक दृष्टिकोण से रुद्र प्रताप के लिए काफी महत्वपूर्ण था। रुद्र प्रताप के अलावा मुगल साम्राज्य के लिए भी यह महत्वपूर्ण था, क्योंकि मुगल साम्राज्य दक्षिण पूर्व से असुरक्षित था, अतः उसको सुरक्षित रखने के लिए भी हुमायूं के लिए यह आवश्यक था कि वह कालिंजर पर अधिकार करे। जबकि दूसरी तरफ गुजरात का शासक बहादुर शाह भी चाहता था कि वह कालिंजर पर अधिकार कर ले, क्योंकि वह कालिंजर पर अधिकार करके दक्षिण की तरफ की ओर अपने रास्ता साफ करना चाहता था। अतः कालिंजर की महत्ता को देखते हुए हुमायूं ने इस पर अभियान किया और लगभग कई दिनों तक घेरा डाले रखा। लेकिन उसे जब पता चला कि महमूद लोदी
जौनपुर में विद्रोह कर दिया है तो हुमायूं विचलित हो गया तथा वह कालिंजर का अभियान पूरा न कर सका और कालिंजर छोड़कर वह कनौज के लिए प्रस्थान कर गया। कालिंजर के युद्ध के बाद हुमायूं अपना अगला अभियान दौहरिया के किया, यानी दौहरिया का युद्ध 1532 में किया। यह युद्ध हुमायूं तथा महमूद लोदी के बीच हुआ। अभी हम आपको बताए हैं कि कालिंजर युद्ध के दौरान जब उसे पता चला कि महमूद लोदी जौनपुर में विद्रोह कर दिया है तो वह कालिंजर के अभियान को अधूरा छोड़कर महमूद लोदी को दबाने के लिए चल दिया और दौहरिया का युद्ध इन दोनों के बीच हुआ। दौहरिया जो है हमारा लखनऊ के गोमती नदी के तट पर स्थित था और इस युद्ध में हुमायूं जीत गया। लेकिन जब महमूद लोदी देखा कि मैं हुमायूं का समरण नहीं कर पाऊंगा तो वह स्थान छोड़कर बिहार भाग गया तथा बिहार में जाकर शरण लिया। दौहरिया के युद्ध के बाद जब दौहरिया और कालिंजर के युद्ध में हुमायूं व्यस्त था तो इसी समय उसका भाई कमरान ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। कमरान अस्करी को अपना क्षेत्र यानी अफगानिस्तान का जो प्रबंध था वह प्रबंध अपने भाई अस्करी को दे दिया और वहां से आकर पंजाब, मुल्तान तथा लाहौर पर कब्जा कर लिया। हुमायूं जब देखा कि हुमायूं के लिए यह एक अलग स्थिति थी कि वह अपने परिवार की समस्या से निपटे या दूसरे की समस्या से निपटे, अतः उसने किया क्या कि अपने भाई को वह क्षेत्र देकर किसी तरह शांत कर दिया। लेकिन इसके बाद कमरान का विद्रोह शांत करने के बाद हुमायूं अपनी बाह्य समस्याओं को सुलझाने पर पुनः ध्यान दिया तथा अगला अभियान वह चुनार दुर्ग के लिए किया। चुनार जो क्षेत्र था वह शेर खां के अंतर्गत था। चुनार पर आक्रमण करने का एक मुख्य वजह यह भी था कि महमूद लोदी दौहरिया के युद्ध में जब पराजित होने लगा तब भागकर वह शेर खां के अधीन गया। यहाँ पे शेर खां के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि वह हुमायूं का सामना करे या अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखे। लेकिन शेर खां दूरदर्शी था, उसने देखा कि अपनी प्रारंभ में हम मुगल से विरोध लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी साम्राज्य विस्तार के लिए बाधा सिद्ध हो सकता है। अतः उन्होंने क्या किया कि हुमायूं से समझौते के प्रस्ताव रखा। हुमायूं बहादुर शाह को यानी गुजरात के शासक बहादुर शाह को दबाने के लिए शेर खां से समझौता करना सही समझा और इस समझौते के तहत शेर खां ने अपने पुत्र सहित 500 सेनाओं को हुमायूं के दरबार में भेज दिया। कालिंजर, दौहरिया, कमरान तथा चुनार इन समस्याओं को निपटने के बाद सबसे बड़ी जो समस्या थी वह था गुजरात के शासक बहादुर शाह। गुजरात के शासक बहादुर शाह पर आक्रमण करने के कई कारण थे। सबसे पहले कारण यह था कि वह हुमायूं के विरोधियों को शरण दे रहा था, जैसे में उसने लोदी के चाचा आलम खां तथा मोहम्मद जमान मिर्जा को शरण दिया था। अतः हुमायूं के लिए यह आवश्यक था कि वह उसको सबक सिखाए। हुमायूं ने किया कि सबसे पहले उसे पत्राचार व्यवहार किया, उसे पत्र लिखा कि वह विरोधियों को उसे सौंप दे। लेकिन वहां का शासक बहादुर शाह ने इनकार कर दिया और पत्राचार के दौरान ही लगभग 1.5 वर्ष बीत गए और इस अवधि में बहादुर शाह ने किया क्या कि अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा कर ली और अपने को शक्तिशाली बना लिया। जब हुमायूं देखा कि अब उसके पास कोई चारा नहीं रह गया तब उसने गुजरात पर आक्रमण करने की सोची और गुजरात पर जब आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा तो उसे पता चला कि 1535 ईस्वी में बहादुर शाह चित्तौड़ के दुर्ग पर
आक्रमण किया है। तो चित्तौड़ के दुर्ग के दौरान ही चित्तौड़ की जो महारानी थी कर्णावती, उन्होंने हुमायूं के पास एक पत्र भेजा तथा हुमायूं से मदद मांगी। हुमायूं को कहा जाता है कि उन्होंने राखी भेजा और हुमायूं को अपना भाई के रूप में स्वीकार किया। लेकिन हुमायूं यहाँ पे सबसे बड़ी कूटनीतिक भूल यह किया कि उन्होंने किसी भी तरह की सहायता न दी। यदि हुमायूं यहाँ पे सहायता दिया होता तो कहीं ना कहीं उसे कई बेनिफिट होता। सबसे पहले तो वह राजपूतों का सहयोग प्राप्त कर लेता और राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने के साथ ही वह आसानी से बहादुर शाह को दमन कर सकता था। लेकिन कहा जाता है कि बहादुर शाह ने यह कहलवाया कि वह काफिरों के खिलाफ अभियान पर आता वह मदद न करे और हुमायूं ने किसी भी तरह का मदद नहीं किया। यह कि कहीं ना कहीं हुमायूं की कूटनीतिक हार थी जो आगे चलकर उसे परिणामतः भुगतना पड़ा। जब हुमायूं ने देखा कि जब हुमायूं आगे बढ़ा तो आगे बढ़ने के दौरान उसने देखा हुमायूं ने यह जब देखा कि आक्रमण के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं रह गया तो हुमायूं ने बहादुर शाह पर आक्रमण किया तथा घेरा डाले रखा। लेकिन यहाँ पे बहादुर शाह ने किया क्या कि वहां से फरार हो गया, भाग गया तथा भागकर मांडू गया। हुमायूं ने मांडू पीछे किया अथवा भागकर चांपानेर तथा अहमदनगर और खंबात होते हुए वह दीव पहुंच गया। दीव जो पुर्तगालियों के अधीन था। दीव जब पहुंच गया तो हुमायूं दीव जाकर पुर्तगालियों से बहादुर शाह को सौंपने का आग्रह किया। लेकिन बहादुर शाह का मदद पुर्तगाली करना चाहते थे, अतः वहां से फिर बहादुर शाह लौट गया। कहीं ना कहीं यह एक कूटनीतिक हार थी हुमायूं के लिए कि यदि हुमायूं यहाँ पे तत्परता दिखाया होता तो उसे पुनः कुचल सकता था, लेकिन वैसा नहीं किया और हुमायूं वहां से पुनः वापस लौट गया। और वापस लौटते हुए 6 अगस्त 1535 ईस्वी को चांपानेर पर हुमायूं ने अधिकार कर लिया और उसके साथ ही साथ गुजरात और मालवा को भी जीत लिया, क्योंकि बहादुर शाह की अनुपस्थिति में सभी क्षेत्र खाली थे। हुमायूं वहां से लौटा, उस अभियान से लौटा और लौटने के बाद गुजरात का जो क्षेत्र था वह कई अधिकारियों के नियुक्त में बांट दिया। जैसे में गुजरात अस्करी को दे दिया तथा चांपानेर तारगी बेग को दे दिया और बड़ौदा का जो क्षेत्र था वह कासिम हुसैन को दे दिया। और इन बंटवारे के बाद हुमायूं स्वयं आगरा आ गया तथा भोग विलास में लिप्त हो गया। यह वह समय था कि जब यह भोग विलास में लिप्त था तो बहादुर शाह पुनः अपनी शक्ति को संगठित किया और संगठित करने के बाद पुनः उन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। लेकिन हुमायूं पुनः उन क्षेत्रों को जीतने में असफल रहा और उसका अगला जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हुआ वह शेर खां के साथ हुआ। गुजरात के शासक बहादुर शाह से निपटने के बाद हुमायूं अपना अगला अभियान शेर खां के विरुद्ध किया। कहा जाता है कि जब हुमायूं बहादुर शाह से जीतने के बाद विलासिता में डूबा रहा और जब अन्य युद्धों में व्यस्त था तो सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ शेर खां निकला और अपनी शक्तियों को संगठित करने लगा। और शक्तियों को संगठित करने के बाद मुगल साम्राज्य को नष्ट करने के स्वप्न देखता रहा तथा उसके लिए तत्पर रहा। चुनार के दुर्ग पर जब हुमायूं का अधिकार हो गया और जब पूरी वस्तु स्थिति की जांच शेर खां ने कर लिया तो अब उसे लगा कि युद्ध के अलावा अब और कोई चारा नहीं रह गया है। तो उन्होंने अपनी सेनाओं को 25 जून 1539 को संबोधित किया तथा अपनी सेनाओं को प्रोत्साहित करने के बाद दोनों सेनाएं आमने सामने रही। कहा जाता है कि बहुत दिनों तक किसी ने एक दूसरे पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन जब बारिश हुई तो बारिश के दौरान शेर खां ने देखा कि मुगल की जो तोपें हैं, मुगल की जो हथियारें हैं, बहुत सारे हथियारे जब कार्य न करेंगी तो उसने रात पर ही क्या किया, अचानक धावा बोल दिया और हुमायूं तथा उसकी सेनाएं चकित रह गई। और उस युद्ध में
हुमायूं को किसी तरह अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। कहा जाता है कि जान बचाने के लिए वह घोड़े को लेकर नदी में कूद गया, जहां उसकी जान एक भिश्ती ने बचाया और चौसा का युद्ध हुमायूं हार गया। यह वह युद्ध था कि इस युद्ध के बाद हुमायूं के पैर डगमगाने लगे और अगला जो महत्वपूर्ण युद्ध हुआ वह 1540 का बिलग्राम युद्ध था। इस युद्ध को जब शेर खां जीत गया तो जीतने के बाद उसने एक उपाधि अपने साथ धारण की और वह था शेर शाह की उपाधि, और तब से वह शेर शाह कहा जाने लगा। चौसा के युद्ध के बाद जब हुमायूं हार गया तो अपनी जान बचाकर किसी तरह वह आगरा भागा, लेकिन वहां भी शेर शाह ने उसका पीछा किया। आगरा में हुमायूं ने अपनी कुछ सेना को संगठित किया तथा संगठित करने के बाद पुनः दोनों के बीच अगला जो युद्ध हुआ वह हमारा बिलग्राम का युद्ध था। हुमायूं आगरा गया था। आगरा में सेना इकट्ठा करने के बाद 15 मई 1540 को दोनों के बीच युद्ध हुआ। यह युद्ध काफी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि बिलग्राम युद्ध में जब हुमायूं पराजित हो गया तो उसे भारत छोड़ने के अलावा और कोई उपाय न रहा, और यह वह समय था कि मुगल साम्राज्य कहीं न कहीं अपने पतन के आखिरी कगार पर था, क्योंकि इस युद्ध के बाद वह सिंध भाग गया और सिंध भागा जहाँ पे हिंदाल था, और हिंदाल से हुमायूं का संबंध काफ़ी अच्छा था। कहा जाता है कि हुमायूं वहाँ पे हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की बेटी हमीदा बानो बेगम से विवाह कर लिया, जिससे आगे चलकर अकबर का जन्म हुआ, जो भारत का सबसे महान सम्राट सिद्ध हुआ। और वहाँ से सिंध से भी हुमायूं कंधार चला गया तथा वहाँ पर विद्रोह जब होने लगा, वहाँ का विरोध देखकर वह फारस चला गया, और फारस में वह 1540 से लगभग 1555 तक रहा। यानी कि 15 साल का यह पीरियड वह समय था जब मुगल साम्राज्य पुनः तरह अपने पतन के आखिरी कगार पर था। लेकिन पुनः 1555 के बाद वह 1555 में आया, क्योंकि 1556 के आसपास जो अफगान शक्ति थी, जो शेर शाह की शक्ति थी, वह पुनः अपने पतन के कगार पर थी, नष्ट के कगार पर थी। और यही वह समय था कि हुमायूं पुनः भारत पर आया। पंद्रह वर्ष निर्वासित जीवन जीने के बाद हुमायूं पुनः भारत आता है, और भारत आने के बाद वह 2 युद्ध और करता है। मछुआरा का युद्ध 1555 में करता है, तथा सिकंदर शाह जो शेर शाह के वंशज था, सिकंदर शाह और हुमायूं के बीच 22 जून 1555 को एक और युद्ध होता है, जिसे हम सरहिंद का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में सिकंदर शाह की हार हो गई तथा हुमायूं की विजय हुई। 22 जून 1555 को सिकंदर शाह को हराने के बाद 23 जून 1555 को पुनः हुमायूं दिल्ली जाता है तथा पुनः अपना राजरोहण करता है। यह वह समय था जब हुमायूं का विरोध करने वाला कोई नहीं रहा, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 24 जनवरी 1556 को हुमायूं सीढ़ियों से गिरकर मर गया। और लेरपुल ने कहा है कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही उसकी मृत्यु हो गई। अर्थात हुमायूं, जिसका अर्थ होता है भाग्यशाली, कहीं न कहीं वह भाग्यहीन शासक सिद्ध हुआ। और आगे चलकर हुमायूं का अगला जो पुत्र बना वह था अकबर, जो भारत में एक नई गाथा को प्रारंभ किया। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अकबर के बारे में।